प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवा रही हूँ जो 2026 में एग्जाम में जरूर आएंगे। और हर एक प्रश्न को आप ध्यान से देखना है। यहाँ पर हर एक प्रश्न में से मतलब हर एक वीडियो में से मैं जितने भी प्रश्न करवाऊंगी उनमें से आपको पेपर में पूरा का पूरा प्रश्न पूरे के पूरे प्रश्न पेपर में यहीं से मिलेंगे। तो देखो, इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो करवा दी हैं। आप इनको देखने से पहले आप उन वीडियो को देखें, उनमें भी मैंने अच्छे प्रश्न करवाए हैं। हर वीडियो 15 प्रश्न करवाए हैं, जैसे वायरल प्रश्न, और इसमें भी मैं करवाऊंगी। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। शुरुआत करते हैं क्लास की। क्या 52 पत्तों को की अच्छी प्रकार से खींची फेंटी गई एक गड्डी में से, ये क्या है, फेंटी गई एक गड्डी में से, फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता। तो लाल रंग का बादशाह, नंबर 2 लाल रंग का तस्वीर वाला बादशाह, पान का गुलाम या हुकुम का गुलाम या ईंट की बेगम। ये सभी देखे होंगे आपने। देखो ये पत्ते हैं ना पूरे, ये ऐसे पत्ते। और जब आपके घर में मतलब आपके दादाजी, आपके ताऊ चाचा मतलब जो भी है, जब फ्री टाइम में बैठते हैं तो ये खेलते हैं ना, ताश के पत्ते। ये क्या है? ताश के पत्ते। तो देखो ये क्या है? चिड़ी का बादशाह है। और ये क्या है? ये ईंट की बेगम है, ये पानी की बेगम है। ऐसे ये वाले पत्ते हैं, ठीक है। तो यही अपन को क्या निकालना है? इनकी प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है। तो ये प्रायिकता है ना, प्रायिकता में से आपको एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में 2 या 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। और क्या है? एक तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी, और दूसरी प्रायिकता प्रतिशत में होती है, और अंश बटे हर में होती है। अंश बटे हर में होती है प्रायिकता, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। ये एमसीक्यू इनमें से पूछे जाएंगे। तो चलो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्या लाल रंग का पत्ता, कुल पत्ते कितने हैं? पहले तो कुल पत्ते देखो, कुल पत्ते कितने हैं? पूरे 52 हैं। कुल पत्ते कितने हैं? पूरे 52। तो लाल रंग के बादशाह, क्या पहला लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह बराबर लाल रंग का क्या? बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? तो एक ईंट का और एक का है लाल पान का। एक तो ये पर ये ईंट की बेगम है ऐसे, पर ये एक ईंट का होता है बादशाह, और एक ये लाल वाले पान का होता है। एक क्या होता है? लाल वाले पान का होता है। तो कितने हैं? 2। तो देखो क्या, ईंट का और क्या, लाल पान का, तो कितने हो गए टोटल? 2। तो क्या करते हैं इसमें? फॉर्मूला क्या लिखते हैं? कुल पत्तों की संख्या और लाल रंग के बादशाह की संख्या। तो कुल पत्ते कितने हैं? 52। कुल पत्ते कितने हैं? प्रायिकता क्या होगी इसमें? संभव परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या। तो कितनी? 2। और बटे में कितनी? 52। काटो, 2 एकम 2, इसको काटो कितनी बार? 26 बार। तो क्या आ गई? 2/26। इसकी प्रायिकता क्या आ गई? इसकी प्रायिकता 1/26। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? 1/26। अभी ऐसे क्या पूछ रहा है? लाल रंग का तस्वीर वाला बादशाह। देखो, लाल रंग का तस्वीर वाला बादशाह, लाल रंग का तस्वीर वाला बादशाह का तस्वीर वाला बादशाह किंग। कौन? बादशाह किंग। तो कितने होते हैं लाल रंग के तस्वीर वाले बादशाह? कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? प्रायिकता क्या होगी? 12 बटे में कुल पत्ते कितने हैं? 52। कितने हैं? 52। इसको काटो कितनी बार? 3 बार। और ये कटेगी कितनी बार? 13 बार, 4 से। तो लाल रंग का तस्वीर वाले बादशाह की प्रायिकता क्या आई? 3/13। क्या आई? 3/13। ऐसा ही पान का गुलाम, कौन सा? पान का गुलाम,
पान का गुलाम। तो पान का गुलाम वाला पत्ता देखा है ना, पान का क्या, गुलाम वाला पत्ता। तो पान का गुलाम की संख्या कितनी होती है, एक। कितनी होती है ये, एक। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, बराबर 1 बटे में कितनी, 52। कितनी है इसकी, 1 बटे में 52। अब क्या बचा है, पान का गुलाम, पान का गुलाम। अब क्या बचा है, हुक्म, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। तो मुझे बताओ हुक्म के पत्ता कितने होते हैं यहाँ पर, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13। 13 बटे में कितने, 52। काटो इसको, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 24, 13 13 चौक 52। तो कितने, 1/4। हुक्म का पत्ते वाले बादशाह की प्रायिकता क्या है, 1/4। अब क्या बचा है, क्या बचा है, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, की बेगम। बेगम एक लौती एक होती है, क्या होती है, एक। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता। तो देखो ईंट की बेगम, ये क्या है, ये पत्ता दिख रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम इकलौती होती है, एक। तो कितनी होगी इसकी प्रायिकता, 1/52, 1/52। बस इतना सही इसका आंसर है। ये आपको डायरेक्ट तीनों ऐसे, ये इसमें कितने हैं, 4, वो 5। तो ये पांचों नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से 1 या 2 पूछा जाएगा। अब ऐसे प्रश्न नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, एक बक्से में, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे। यदि इन बक्सों में से एक कंचा निकाला गया है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, बताना है हमको, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो इसमें एक क्या है, ये बक्सा मान के चलो, एक क्या है, बक्सा। इसमें 3 कैसे हैं, 1 2 3, 3 कैसे हैं नीले और 2 कैसे हैं सफेद, 1 और 2, और 4 कैसे हैं लाल और 2 कैसे हैं सफेद। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 4 7, 7 और 2 9। कितने हो गए कुल कंचे, 9। तो देखो कुल कंचों, कुल कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितने हो गए, 9 टोटल, बराबर कितनी है, 9। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, सफेद। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सफेद। पहला, सफेद कंचों की प्रायिकता, सफेद कंचों की प्रायिकता। तो क्या होगी, अब मुझे ये बताओ, इसमें सफेद कंचे कितने हैं, 2। ये बॉक्स है ना, इसमें सफेद कंचे कितने हैं, तो इसकी संख्या कितनी है, 2। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बराबर क्या होती है, सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बटे में क्या, कुल कंचे, संख्या बटे में कुल कंचे, कंचे। तो बताओ सफेद कंचों की संख्या कितनी है, 2, और कुल कंचे कितने हैं, 9। तो इसकी प्रायिकता क्या है, 2/9। अभी ये क्या पूछ रहा है, नीले। तो नीले कंचों की प्रायिकता बतानी है अपन को, नीले कंचे। तो नीले कंचों की संख्या कितनी है, यहाँ पर की संख्या कितनी है, 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, नीले कंचों की संख्या बटे में क्या, कुल कंचों की संख्या। तो नीले कंचे कितने हैं, 3, और बटे में कुल कंचे कितने हैं, 9। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 3/9। ऐसे ही देखो तीसरा क्या पूछ रहा है वो, उसमें लाल कंचे, लाल कंचों की संख्या, की संख्या। तो लाल कंचे कितने हैं यहाँ पर, लाल कंचे कितने हैं, 4। कितने हैं, 4, और कुल कंचे कितने हैं, 9। तो कितनी आएगी, 4/9। बस इतना सही आंसर है। इसमें अपन को क्या करना पड़ता है, जितने भी दिए रहते हैं उनको सभी को जोड़ते हैं, तो इनका टोटल निकालते हैं। फिर उसमें एक एक दिया रहता है, ऐसे सफेद कंचे का पूछ लिया, नीले कंचे का पूछ लिया और लाल कंचे का पूछ लिया। तो इनकी प्रायिकता क्या है, सफेद की 2/9, नीले की 3/9 और लाल की कितनी, 4/9। ऐसे प्रश्न नंबर तीसरे को करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो और लाइक कर दो और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, जिससे उनको भी इस वीडियो से देखने के बाद उनको भी हेल्प मिले। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है, इसमें पढ़ो प्रश्न नंबर तीसरे को अच्छे से। इसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है? देखो पढ़ो इसको। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। क्या है? एक अपने पास क्या है? सिक्का, उसको कितनी बार उछाला जाता है? एक बार। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर देखो, एक सिक्के को उछालने पर क्या आ सकता है? तो क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? परिणाम कितने हैं? एक और दो। कितने हैं कुल परिणाम? दो है। अब वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? पढ़ो इसको सीधे। क्या पूछ रहा है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। क्या पूछ रहा है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? देखो, चित्तों की संख्या बटे में क्या? कुल परिणाम। देखो, चित्तों की संख्या और बटे में क्या? कुल परिणाम। तो बराबर। तो बताओ मुझे, चित्तों की संख्या कितनी है यहाँ पर? एक। कितनी है यहाँ पर? एक। और कुल परिणाम कितना दिया हुआ है? दो। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। अभी क्या पूछ रहा है वो? साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता, देखो, पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? पट प्राप्त करने की प्रायिकता तो क्या होगी? 1/2। क्या आई? इसका भी आंसर क्या आया? 1/2 आया ना। तो बस ये भी सॉल्व हुआ। अब देखो प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 में? पढ़ो ध्यान से प्रश्न को। तो 9 sec स्क्वायर a माइनस के 9 tan स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा है यहाँ पर? sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a, यही बचा ना। तो देखो, 9 इंटू sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो बराबर इसका आंसर कितना आ गया? 9। ये वाला प्रश्न एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 2025 में भी ये एमसीक्यू में ही पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 की क्या दिया हुआ है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या? एक पहले तो क्या, एक पासे में कितनी संख्या होती है? 6। कितनी होती है? पासे को फेंका जाता है। देखो, एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे में कितनी संख्या होती है? कितनी होती है? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल संख्या कितनी है? 6। कितनी है टोटल संख्या? 6। तो क्या पूछ रहा है? एक अभाज्य संख्या। तो पहले में ही क्या पूछ लिया इसने? एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। देखो, एक अभाज्य संख्या क्या पूछ लिया? एक अभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी है एक अभाज्य संख्या? तो 2, 3, 5। कौन कौन सी है? 2, 3, 5। टोटल कितनी है जी? 1, 2 और 3। कितनी है टोटल? 1, 2 और 3। अब क्या करेंगे? इसकी प्रायिकता क्या होगी? ये लिखो। तो प्रायिकता क्या होगी? क्या होती है? बताओ, प्रायिकता क्या होगी इसकी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखो, n कोष्टक में e बटे में क्या? n e बटे में क्या? n और क्या? s। तो n e कितनी है? 3। कुल परिणाम कितनी है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसकी प्रायिकता क्या आई? 1/2। क्या आ गई इसकी प्रायिकता? 1/2। अब ऐसे ही क्या पूछ रहा है? विषम। क्या पूछ रहा है इसने? क्या पूछा है? विषम की प्रायिकता। विषम संख्या। तो इसमें बताओ विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या कितनी है? विषम संख्या 1,
एक तो 1 है, 3 है और क्या है 5, टोटल कितनी है 3। ये भी कितनी है 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, देखो प्रायिकता, एक एक चीज को ध्यान से देखते जाओ, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। देखो बोर्ड की तरफ सभी, और क्लास में कॉपी पेंसिल लेके बैठो और आप रिवीजन कर डालो सभी का। क्या है प्रायिक, कितनी संख्या है 3, तो क्या लगाएंगे n कोष्टक में e या n कोष्टक में s बराबर कितनी है 3 और बटे में टोटल कितनी है 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो इसकी भी प्रायिकता क्या आई 1/2, क्या आई इसकी भी प्रायिकता 1/2। अब क्या दिया 2 और 6 के बीच, क्या 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है 2 और 6 के बीच, 1 2 3, कितनी है 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, देखो 2 1 2 और 3, कितनी है 3 4 5, तो टोटल कितनी है यहाँ पर 3, कितनी है 3। तो इसकी भी प्रायिकता क्या होगी प्रायिकता बराबर क्या होगी n कोष्टक में e बटे में n और क्या s। तो संभव परिणाम और कुल परिणाम, तो संभव परिणाम कितने हैं 3 और टोटल परिणाम कितने हैं 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। इसकी भी प्रायिकता क्या आई 1/2, इसकी भी क्या आई 1/2। अभी क्या पूछ रहा है सम, क्या पूछ रहा है इसमें सम, तो सम की प्रायिकता क्या होगी सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी है इसमें, सम संख्या कौन कौन सी है इसमें, तो देखो 1 2 4 और 6, टोटल कितनी है 3। और इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, प्रायिकता 1/2 ही बनेगी। इसकी भी प्रायिकता क्या n कोष्टक में e बटे में क्या n कोष्टक में s बराबर, देखो 3 बटे कितनी 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। इसकी प्रायिकता भी क्या आई 1/2। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या देखेंगे, अगर आपको ऐसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आपको इतनी लंबी चौड़ी, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न हल नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपसे सम संख्या पासा दिया हुआ हो और उसमें आपसे चाहे सम पूछे, विषम पूछे या अभाज्य पूछे, XYZ इनमें से कोई भी पूछे, उनका आंसर डायरेक्ट 1/2 ही होगा। आंख बंद करके लगा देना मैंने 1/2, इसका आंसर क्या होगा 1/2 ही होगा। एमसीक्यू में ऐसे करना है, इनको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर सम विषम या अभाज्य संख्या पूछ रही तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। बट क्या होना चाहिए, एक पासे को फेंकने पर ये सब प्रश्न होना चाहिए। अब ऐसे प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो एक एक का होगा, एक एक का नहीं होगा। तो क्या होगा 52 पत्तों की गड्डी में 4 क्या होते हैं इक्का, एक ईंट का इक्का, चिड़ी का इक्का और पान का इक्का, और वो एक इक्का और होता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। तो देखो पहले क्या रखोगे कुल पत्ते, कुल पत्ते, तो कुल पत्ते कितने हैं 52, कितने हैं टोटल पत्ते कितने हैं 52। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना होता है, प्रायिकता वाले प्रश्नों में सबसे पहले तो इनका टोटल देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो कितने हैं 52। अब वो क्या पूछ रहा है, एक एक का होने की प्रायिकता, पहला ही क्या पूछ लिया, एक का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी, एक एक का होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी, एक एक का होने की प्रायिकता। तो इक्का कितने होते हैं 4, इक्का कितने होते हैं 4 होते हैं। प्रायिकता क्या लगाएंगे, इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या और बटे में क्या कुल संख्या, क्या लगाएंगे कुल संख्या। तो बता मुझे यहाँ पर इक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 4, कुल संख्या कितनी है 52। तो इसको काटो, कितनी है 52, काटो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 3 12, कितना 1/13। एक एक का होने की प्रायिकता यहाँ पर क्या निकल के आई 1/13। अब ऐसे ये क्या पूछ रहा है, एक एक का ना होने की प्रायिकता। देखो ये सब कुछ आपको लिखना है कॉपी में। देखो एक एक का न होने की प्रायिकता, होने
की प्रायिकता, प्रायिकता क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना, यहीं पे आप लोग गलती कर देते हो। यहाँ पर क्या दिया है, एक एक का होने की प्रायिकता, और यहाँ पर क्या दिया है, एक एक का ना होने की प्रायिकता। तो पूरे टोटल पत्ते कितने हैं, 52। कितने हैं, 52। इसमें क्या दिया है, ना होने की प्रायिकता, तो एक एक, तो एक का ना होने की प्रायिकता, तो एक के कितने होते हैं, 4। तो 52 में से क्या करेंगे, 4 को हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 48। कितने बचेंगे, 48। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता क्या होगी अब इसकी, एक का ना होने की प्रायिकता, देखो एक का न होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, और बटे में क्या लिखोगे, कुल संख्या, कुल इक्कों की संख्या, कुल संख्या लिख दो, चाहे जो भी लिख दो, कुल संख्या। तो बताओ मुझे यहाँ पर इक्का ना होने की प्रायिकता, तो ये कितने हैं, 48, या इक्कों की संख्या कितनी है, 48 है। ऐसे लिख सकते हैं, इक्कों को छोड़कर शेष बचे इक्कों की प्रायिकता कितनी है, पत्तों की प्रायिकता 48 और बटे में कितने, 52। इसको काटो, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितनी आएगी इसकी, 12/13। क्या है इसकी प्रायिकता, 12/13। एक एक का होने की प्रायिकता 1/13, और एक एक का ना होने की प्रायिकता क्या है, 12/13। क्या है, 12/13। अब ऐसे ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। मान लीजिए कि हम एक पत्ते को मान लीजिए कि हम एक पत्ता नहीं है, यहाँ पर क्या है, पासा, एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो क्या 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो लिखो इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर, तो एक पासे में कितनी संख्या होती है, टोटल 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी संख्या है, 6। कितनी है, 6। कुल परिणाम कितने हैं इसके, 6। तो घटना पहली क्या है, पहली क्या दी है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी इसकी प्रायिकता। तो मुझे बताओ इसमें क्या दिया है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, 4 से बड़ी कौन सी है, 5 और 6, कितनी है टोटल, 2। कौन सी, 5, 6, कितनी आ गई टोटल, 2। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होगी, n कोष्टक में e बटे में क्या, n और क्या s, तो बराबर कितनी है, 2, और टोटल कितने हैं, 6। तो 2 एकम 2 दूनी 3, 6, तो क्या आ गई, 1/3। क्या आ गई इसकी प्रायिकता, 1/3। 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या आ गई, 1/3। अब क्या पूछ रहा है उसमें, 4 से छोटी या उसके बराबर की प्रायिकता। तो दूसरी में क्या पूछ लिया उसने, 4 से छोटी प्रायिकता, तो यहाँ पर देखो 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 4 से छोटी 1 2 3 और क्या 4, तो कितनी हो गई टोटल, 4। कितनी हो गई टोटल, 4। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बराबर n कोष्टक में e बटे में क्या, n कोष्टक में s बराबर 4 बटे कितना, टोटल कितना है, 6। टोटल कितना है इसमें, 6। काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 2/3। इसकी प्रायिकता क्या आ गई यहाँ पर, 2/3 आ गई। अब देखो, अब क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्या दिया है प्रश्न नंबर 8 में, 1 से 40 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या करेंगे इसको, 1 से 40, 140 इसको काटो, 2 से, 2 7 14 0, 2 से काटो कितनी बार, 35। कितनी बार, 35 बार। 35 कितने से कटेगी, 5 से, 5 से काटो, 5 7 35, 7 से काटो, 7 एकम 7। देखो 140 के क्या, तो 2 गुणा 5 गुणा 7, तो क्या आएगा, देखो इसमें क्या बन रहा है, 1 जोड़ा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5
और इंटू 7। इस इतना सही, बस इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, माध्य माध्य का ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, माध्य माध्य का। तो देखो बहुलक माध्य माध्य का इन तीनों में से आपको 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा। आपको बस इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, इनमें से चाहे जैसी संख्या चेंज कर दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, माध्य माध्य का ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है वर्ग और क्या दिया है एफ, तो इसमें क्या निकालेंगे सी एफ। अब इसमें क्या निकालते हैं सी एफ, माध्य में क्या निकालते हैं एक्स और एफ एक्स, इसमें और बहुलक में क्या निकालते हैं, उसमें कुछ नहीं निकालते, इसमें क्या निकालेंगे सी एफ। तो पता है ना सी एफ कैसे निकालते हैं, पहले आगे वाली संख्या लिख लेते हैं, फिर इनको जोड़ते हैं। 5 और 4 कितने 9, 5 4 9 और 9 और 13 कितने 22, 22 और 20 कितने 42, 22 और 20 कितने 42, 42 और 14 कितने 56, 56 और 8 कितने 64, 64, 64 और 4 कितने 64, 68 कितने 68। तो यहाँ पर क्या आ गया, n का मान कितना आ गया यहाँ पर 68, n का मान कितना आएगा 68। तो n/2 बराबर कितनी है 68, 2 से भाग दो इसमें, 2 एकम 6 2 चौक 8 कितना 34, n का मान कितना आया 34। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्लियर, वो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि यहीं पे अक्सर विद्यार्थी गलती करते थे, क्योंकि इसको कायम माननी पड़ती है। क्यों, इस 34 दी है ना, जो n का मान आया है उसको इसकी मतलब लगभग वाली संख्या में मान लेते हैं, जिसके पास ज्यादा नजदीक रहती है ना उसमें। तो 9 के 42 56, तो कितनी है इस ज्यादा नजदीक कितनी है 56, सॉरी कितनी है 42, 42 है। 42 वाली लाइन क्या कर ली इसमें अंडरलाइन, और जिस इसके 42 के ऊपर वाली संख्या इसको क्या मानते हैं सी एफ। तो सी एफ का मान कितना दिया हुआ है 22, सी एफ कितना है 22, और इसको क्या मानते हैं एल का मान कितना है 125, एच का मान क्या मानते हैं हम, इनमें अंतर। तो बताओ इनमें अंतर कितने का चल रहा है, अंतर कितने का चल रहा है 20 का। 65 से 85 कितने का चल रहा है 20 का, कॉमा एफ का मान कितना दिया हुआ है इसमें 20, एफ के मान को कितना मान लेते हैं इसमें 20। अब क्या लगाएंगे इसमें, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाओ, क्या होता है एल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस के क्या सी एफ, और बटे में क्या एफ, यही होता है सी एफ, और बटे में क्या सी एफ। अब क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो एल कितना है 125 प्लस कोष्टक n/2 कितना है 34 माइनस सी एफ कितना है 22 और एफ कितना है 20 है। यहाँ पर इंटू एच लगाओ, एच का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20। तो देखो 125 प्लस कोष्टक 34 में से 22 जाएगी, तो यहाँ पर कितनी बचाई 34 में से 22 गई तो कितनी बची 12, बटे में कितनी 20 को इंटू कितनी। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 20 से 20 क्या हुआ कैंसिल, 125 और प्लस 12 इन दोनों को जोड़ो, तो 125 और 12 को जोड़ो तो कितनी आएगी यहाँ पर 137, कितनी हुई 137। तो 137 इसका आंसर कितना आ गया बस 137। इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं, बस ये दिया है वर्ग दिया है एफ दिया है, इसमें क्या निकाला है सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं, आगे की जो एफ में दिया रहता है ना उसका आगे का अंक लिख देते हैं और नीचे की संख्या को जोड़ते जाते हैं, बस फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं बस। अब देख ये क्या दिया हुआ है इसमें, प्रश्न नंबर 10। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको क्या मान लेंगे, आर कितनी है 14 सेंटीमीटर, आर कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये 5 मिनट में बनाया गया कोण, क्या लिखेंगे 5 मिनट में बनाया गया कोण, कितना कोण बनाएगी 5 मिनट में, बताओ मुझे कितना बनाएगी 5 मिनट है। पहले क्या 60 मिनट में कितना कोण बनाती है 360 डिग्री, कितना बनाती है 60 मिनट में कितना बनाएगी 360 डिग्री, कितना बनाएगी 360 डिग्री। और 1 मिनट में कितना बनाएगी 1 मिनट में कितना बनाएगी 360
बटे में कितनी 360 बटे में कितनी 60। तो काटो 0 से 0 6 6 36। 1 मिनट में कितना बनाएगी 6। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना है 5 गुणा कितना 6 तो कितना 30। कोण कितना बनाया यहाँ पर 30 डिग्री। कितना बनाया 30 डिग्री। लगाओ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30 बटे में कितने लिखेंगे 360 इंटू पाई का मान कितना दिया हुआ है 22/7। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि 3.14 लिखनी है, नहीं तो क्या मानेंगे 22/7। 22/7 इंटू आर कितनी है 14। 14 गुणा 14। अब क्या करोगे यहाँ पर क्या करोगे काटा पीटे करोगे बच्चों। मतलब आपसे यहीं पे गलती होती है, तो इसको देखो ध्यान से कैसे काटते हैं। देखो 0 से 0 गए 3 एकम 3 3 दूनी 6। 7 से काटो 7 एकम 7 7 दूनी 14। 7 एकम 7 7 दूनी 14 कट गई। अब इसको 2 से काटो 2 चक्की 12 2 चक्की 12। इसको काटो कितने से 2 से 2 एकम 2 चतुर्थी 6 2 7 14 2 7 14 22 सत्ते कितने होते हैं 22 इनका गुणा करो 22 सत्ते 154 बटे में यहाँ पर कितनी बची है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया इतना सही बस इसका आंसर है। अब ऐसे ये प्रश्न नंबर 11 क्या दिया एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है अपन को वृत्त की त्रिज्या क्या करना है इसमें वृत्त की त्रिज्या। तो देखो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पहले क्या बनाएंगे वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त इसमें बीच में क्या मान लेंगे बिंदु ओ। इसको नाम दे देंगे ओ। 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दो ए। दिया है बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये क्या है स्पर्श रेखा इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की अपन को क्या ज्ञात करना है त्रिज्या। क्या ज्ञात करेंगे त्रिज्या। इसको नाम दे दो पी। तो लिखो त्रिभुज त्रिभुज क्या लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ में क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या होता है प्रमेय कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो लगा ए ओ का स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर पी और ओ का स्क्वायर और क्या लगाएंगे ए और पी का स्क्वायर। अब इनके मान रख दो। ए ओ का कितना है ए और ओ का 5 तो 5 का स्क्वायर बराबर ये अपन को निकालना है पी और ओ का स्क्वायर प्लस ए और पी का स्क्वायर कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये कितनी है 4 4 का कितना होगा 16 बराबर पी और ओ का स्क्वायर। पी ओ का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएगी तो कितनी बचेगी यहाँ पर कितनी बची 9। कितनी बची यहाँ पर 9 बची। कितनी बची 9। देखो पी ओ 9 बची। क्या लिखेंगे पी ओ बराबर इस पे क्या चढ़ा देंगे ऋण। पी ओ बराबर क्या स्क्वायर कितना है ये 9। इसका स्क्वायर कितना होगा तो पी और ओ बराबर कितना है ये 9 वो 3 का स्क्वायर होता है। इस पे से स्क्वायर हटाएंगे और इस पे क्या चढ़ा देंगे ऋण। तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी इसकी 3। कितनी निकल के आई इसकी त्रिज्या 3। अब प्रश्न नंबर 12 को सोल्व करें। क्या दिया है 5005 की अभाज्य गुणन खंड के रूप में इसको व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त कीजिए 5005। अब इसको देखो कितने से कटेगी
5 से, तो 5 एकम 5, 1 0 2 0, 5 एकम 5। अब कितने से कटेगी जी? 7 से। काटो, 7 एकम 7, कितनी बची यहाँ पर? 7, कितनी बची? 3। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 1, कितनी बची थी? 7 एकम 7, 7 7 चौक 28, 29 30, कितनी बची? 2। 7 एकम 7, 7 21, कितनी बार? 143, कितनी? 143। और 143 कितने से कटेगी? 11 से। काटो, 11 एकम 11, कितनी बची? 3, 11 3 33, तो कितने से कटेगी? 13, 13 से। तो देखो 1 बराबर 5 0 0 5, तो देखो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 11 गुणा 13, तो यही वैसे इसका क्या आंसर, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब क्या नहीं बनना है, जोड़ा है, सब सिंगल सिंगल छक गया है, तो इतना सही वैसे इसका आंसर है। नंबर 13, वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है होती है। क्या पूछ रहा है इसमें? इसकी जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई खींची गई है ना, वो बराबर होती है क्या? एक ये रेखा, मतलब ये वाली रेखा और इस वाली रेखा, इस रेखा की दोनों की लंबाई बराबर है या नहीं है, ये सब लिखना है बस। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो अपन ने यहाँ पर ये बनाया है ना, ये स्पर्श रेखा, ये सब जो कुछ भी माना है उसको सबसे पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे? तो माना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, जो ओ है ना, ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है जिस पर 2 स्पर्श रेखा है। ओ वृत्त का केंद्र है जिस पर स्पर्श रेखा कितनी है? 2, एक ए और पी और एक कौन सी? बीपी, जिस पर 2 स्पर्श रेखा है। कौन कौन सी? बताओ मुझे, कौन कौन सी है जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं? कौन सी है? तो ए पी और कौन सी? बीपी, ए पी और बी और पी है। और क्या लिखोगे यहाँ? तो हमें सिद्ध क्या करना है, लिखो, सिद्ध क्या करना है अपन को कि ए और पी और बी और पी दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपन को? ए और पी, ए पी बराबर बी और पी, जो ए पी और बी पी है वो बराबर है या नहीं है। तो देखो त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, कहा में? त्रिभुज ए ओ पी में, व त्रिभुज बी ओ पी में, बी ओ पी में कितने त्रिभुज है? ए ओ पी और बी ओ पी, कितनी है? 2 है। इसमें निकालना क्या है आपको? बस इन दोनों रेखाओं की लंबाई बराबर है या नहीं है, बस इतना सा सिद्ध करना है। तो देखो इसमें क्या है, क्या है? ए और ओ बराबर बी, ए और ओ और बी और ओ, ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। क्या है इसमें? त्रिज्या। अपन इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उतना सा जो मतलब जितना लिख रहे हैं, जो इतना ये सम में क्या लिखा है? देखो अभी तक अपन ने कुछ नहीं लिखा। ए और ओ त्रिज्या है और बी और ओ भी क्या है इसमें? त्रिज्या। और क्या लिखेंगे इसमें? पी ओ बराबर पी ओ का है, पी ओ बराबर पी ओ, क्या है? इनमें कॉमन है, कॉमन है या उभयनिष्ठ है, इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। तो देखो कोण ए ओ पी में, कोण ए ओ पी बराबर कोण ओ बी पी, ओ बी पी क्या है? प्रत्येक कोण, ये क्या है यहाँ पर? प्रत्येक कोण। क्या? ए ओ पी या ओ ए पी, ये यहाँ पर क्या है? कोण। प्रत्येक कोण कितने का है? 90 डिग्री का। कितने का है ये? 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए ओ पी बराबर समान समय त्रिभुज बी ओ पी के, त्रिभुज बी ए पी के, आर एच एस, यही क्या है? कसौटी। तो लिख देंगे अतः, देखो अतः ए पी बराबर है, अतः ए पी बराबर है बी पी के। क्या लिखेंगे? अतः ए पी बराबर है बी पी के, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर है। क्या लिखोगे यहाँ पर? सर्वांग सम त्रिभुजों के
सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं, संगत भाग बराबर है। यही क्या है आपका सिद्ध हुआ। यहाँ पर ऐसे ही लिख के आना, सिद्ध हुआ। क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ। बस इतना सही आंसर है। देखो इसमें अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसमें डायग्राम बना लिया। जो प्रश्न में कहा है बस उतना ही सही किया है। और जो डायग्राम बनाने के बाद जिस डायग्राम में जितना अपन ने कुछ मटेरियल बनाया है उतना ही लिखा है। क्या हमारा ओ वृत्त का केंद्र है, एपी और बीपी क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये त्रिज्या है, कॉमन है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। बस ये इसमें बताना क्या है, एपी और बीपी दोनों सर्वांग भुजा है बराबर है या नहीं है, इनकी लंबाई बराबर है या नहीं है। अब शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 14। क्या दिया है प्रश्न नंबर 14 में, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। तो एक क्या मान लिया अपन ने, ओ, एक क्या मान लिया, ओ। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक इसकी क्या है, ये स्पर्श रेखा, ये x, और इसको क्या नाम दे देंगे, y। इसको क्या नाम दे दिया, y। ये क्या है, वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र को क्या मानते हैं, o। इसको क्या नाम दे देंगे, p। नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, p। अब देखो जो इसमें माना है उसको ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना ओ वृत्त का केंद्र है, माना ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, यही माना है ना, माना ओ वृत्त का केंद्र है, जिस पर स्पर्श रेखा क्या है, x और y। लिखो जिस पर स्पर्श रेखा क्या है, x और y। क्या है, x और y। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है, लिखो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या लिखना है, ये प्रमेय है ना, प्रमेय। इनमें एक एक चीज को लिखे हुए ना, जितना लिखोगे उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। और ये दोनों प्रमेय जो मैंने करवाई है ना, इन दोनों प्रमेय में से 100% आपको एक रखी मिलेगी 2026 के एग्जाम में। बस आप जो जितना सा मैं करवा रही हूँ उसका रिवीजन कर लेना, उसी में से पेपर में आया। तो सिद्ध क्या करेंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, देखो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, जो त्रिज्या है ना, क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब है। वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा एक बिंदु Q मानते हैं। ये क्या है, ये क्या है, वृत्त के बाहर एक रेखा को क्या मानते हैं, स्पर्श बिंदु Q। देखो वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा एक बिंदु Q मानते हैं। क्या मानते हैं, रेखा पर एक बिंदु Q मानते हैं, बिंदु Q मानते हैं। क्या मानते हैं, Q मानते हैं, यही मानते हैं ना। तो इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये पूछ रहा है ये बड़ी है या जो ये माना है, क्या माना है, ये Q बिंदु स्पर्श रेखा पर माना है, ये बड़ा है, ये बस यही पूछ रहा है, कौन सी लंबाई इसकी ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, यद, लिखो चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि OQ बड़ा है OP से। क्या लिखेंगे, OQ बड़ा है OP से। क्यों, क्योंकि हमेशा सीधे में लंबाई मापी जाती है ना, तो क्या रहती है, वो छोटी। अगर वो त्रिज्या में मापी जाती है वो क्या रहती है, बड़ी। तो क्या लिखा है अपन ने, चूंकि OQ बड़ा है OP से। क्या लिखा है, OQ बड़ा है OP से। तो लिखेंगे OQ बड़ा है कैसे, त्रिज्या से। क्या लिखेंगे, त्रिज्या से लिख दिया। अब अपन नीचे क्या रखेंगे, यदि हम स्पर्श रेखा पर, जो एक स्पर्श रेखा है ना, उस पर Q न मानते हुए और कुछ भी मान लेते ना, तो अभी वो क्या होता, त्रिज्या से बड़ा होता। तो इतनी सी बात यहाँ पर लिख दो, यदि हम स्पर्श रेखा पर यदि हम स्पर्श रेखा कोई अन्य बिंदु भी मान ले, अगर हम कोई अन्य बिंदु भी मान ले, तब भी त्रिज्या इससे कम दूरी पर होगी। क्या, तब
भी त्रिज्या इससे कम दूरी पर ही होगी, दूरी पर ही होगी। क्या लिखोगे? अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। लिखो अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, स्पर्श रेखा पर लंब है। यही क्या हुआ आपका? सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इतना सही आंसर आ गया इसका। इसमें बस पूछा क्या था? इसमें यही पूछा था। देखो यहाँ पर अपन ने कुछ नहीं लिखा है, इसको अपन मन से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर क्यू बिंदु ना मानते हुए एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते तो अभी क्या होता? तो अभी वो क्या होता? त्रिज्या से कम दूरी पर ही होगा। क्या होगा? त्रिज्या से कम दूरी पर ही होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी।